नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और विद्यार्थी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो उत्पादन से संबंधित चल रहा है और हम सम उत्पाद वक्रों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हम सम उत्पाद वक्रों के अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मान्यताएं क्या होती हैं और सम लागत वक्रों में की जो प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें मैं आपको बताऊं विशेषताओं में कि सम उत्पाद वक्रों का ढलान किस प्रकार का होता है, सम उत्पाद मानचित्र क्या होता है, सम उत्पाद वक्र हैं जो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं कि नतोदर होते हैं, सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, सम उत्पाद वक्र हैं जो किस प्रकार से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो अधिकता को व्यक्त करते हैं उत्पादन की या फिर कमी को व्यक्त करते हैं। साधनों के प्रतिस्थापन की सुगमता का ज्ञान किस प्रकार से हमें होता है और रिज रेखाएं क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करके आ चुके हैं। विद्यार्थियों, अब इस जो लेक्चर में अपन देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि सम लागत रेखाएं क्या होती हैं। सम लागत रेखाएं क्या होती हैं, सम लागत रेखाओं की सहायता से किस प्रकार से हम सम लागत रेखा और समात्पाद वक्रों की सहायता से उत्पादक के संतुलन की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सम लागत रेखाएं, आइसोकोस्ट लाइन। सम लागत रेखा वह रेखा है जो उत्पादन के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जिनकी कुल लागत समान होती है। आप देख सकते हैं, इसको अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि एक ऐसी रेखा या वह रेखा जो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक फर्म को समान, ये देखिए आप परिभाषा यहाँ पर पढ़िए, जो एक फर्म को समान लागत पर प्राप्त होती हैं। जैसे विभिन्न समुत्पाद वक्र होती हैं उसी प्रकार से विभिन्न सम लागत रेखाएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे अपन बात कर रहे थे कि विभिन्न समुत्पाद वक्र होते हैं। समुत्पाद वक्र मानचित्र में अनेक समुत्पाद वक्र होंगे। जो ऊंचा होगा वो ऊंचाई के स्तर को प्रकट करेगा, जो नीचा होगा वो कम उत्पादन के स्तर को प्रकट करेगा। इसी प्रकार से उत्पादन के विभिन्न स्तर के साथ साथ सम लागत रेखाएं भी अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। इसमें हम आगे पढ़ते हैं, परिभाषा की ओर चलते हैं। तो आपके सामने ये परिभाषा है। परिभाषा देखिए, डेफिनेशन क्या है। सम लागत रेखा को उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दो साधनों के उन विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है जो एक उत्पादक उन साधनों की दी हुई कीमतों पर कुल व्यय करना चाहता है, उससे खरीद सकता है। मतलब यह है कि दो विभिन्न साधन हमें दिए हुए हैं और हम किस प्रकार से उन पर खर्च करना चाहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बजट रेखा थी। जो बजट रेखा में क्या करता था, उत्पादक के पास में जो दी हुई कीमत है और उससे जितनी वस्तु की मात्रा खरीद सकता है उनको खरीद सके, उसे अपन क्या कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं। इसमें सम लागत रेखा लागत के आधार पर उत्पादन करना, जितनी लागत है उतना ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा। Isocost line may be defined as the line which shows different possible combinations of two factors within combinations of two factors that the producer can afford to buy given his total expenditure to be incurred on these factors and prices of the factors। मतलब साधनों और साधनों की मात्राओं पर जिस प्रकार से खर्च करना चाहेगा वो खरीद सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, व्याख्या, तो व्याख्या इसकी दो प्रकार से की जा सकती है। देखिएगा, आप तालिका की सहायता से व्याख्या कर सकते हैं और रेखा चित्र की सहायता से भी कर सकते हैं। तालिका की सहायता से आपके सामने जो व्याख्या है वो इस प्रकार से हो जाएगी। ये तालिका है हमारे पास में, कुल व्यय फिक्स है, आप देख सकते हैं। ये कुल व्यय हमारे पास में 100 रुपये खर्च करने हैं और हमें श्रम की कितनी मात्रा लेनी है और पूंजी की कितनी मात्रा लेनी है, ये आपके सामने दे रखा है। वैकल्पिक संयोग है, जब श्रम प्रति इकाई 10 रुपये खर्च किया जाता है, ठीक है, और पूंजी की कीमत है जो है 20 रुपये है। जब पूरा का पूरा श्रम लगाया जाता है तो 100 रुपये केवल श्रम पर खर्च हो जाएंगे और पूंजी पर 0 खर्च होगा। लेकिन जब श्रम की मात्रा 0 होगी तो पूंजी है जो 5 इकाई के बराबर प्रयोग होगी। ये आपकी चरम सीमाएं दो हो जाती हैं। आप रेखा चित्र में देख सकते हैं। रेखा चित्र आपके सामने है, देखिएगा,
ये रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र में आप देखिए एक बिंदु है हमारे पास में, जब ओरिजिनल बिंदु ये वाला देखिए आप, ओरिजिनल बिंदु यहाँ पर है। इस रेखा चित्र में मैं आपको यहाँ पर और बना के बता देता हूँ कि चरम सीमाएं हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। ये हमारे पास में हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लेबर को ले लिया है और यहाँ पर हमने कैपिटल को ले लिया है। जब ये हमारा ओरिजिनल बिंदु है, हम इसको ओ बिंदु नाम दे सकते हैं। ओ बिंदु हमारा ओरिजिनल बिंदु है। जब 1 2 3 4, ठीक है। अब माना कि पूरा का पूरा आय है, जो पूरी है, जो श्रम पर खर्च कर दें, तो पूंजी की 0 इकाइयाँ और श्रम की आप देखेंगे यहाँ पर माना 10 इकाइयाँ हैं, तो पूरा का पूरा श्रम पर खर्च कर दें तो आपका चरम सीमा एक ये बन जाएगी, ये बिंदु चरम सीमा हो जाएगी। लेकिन हम श्रम पर 0 खर्च करें और पूंजी पर सारा खर्च करें, पूंजी की 5 इकाइयाँ यहाँ पर लगभग आप देखेंगे रेखा चित्र में बता दूँ, जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास में क्या है, एक बजट सम लागत रेखा बन जाएगी। इसके बीच में जितने भी संयोग होंगे वो सभी क्या करेंगे, पूंजी और श्रम की एक समान मात्रा को दर्शाएंगे, जिससे कि उत्पादन समान है और आपके 100 रुपये का खर्चा, जो आपका 100 रुपये दिया हुआ है उसका खर्चा होगा। देखिए इस डायग्राम में आपके सामने ये रहा, आप डायग्राम को देखिए थोड़ा सा। ये एक्स एक्सिस पर लेबर को लिया हुआ है और इधर वाई एक्सिस पर किसको लिया हुआ है, कैपिटल को लिया हुआ है। A B C D E F ये 4 अलग अलग बिंदु हैं, ठीक है। जब उपभोक्ता कैपिटल पर 0 खर्च करता है तो लेबर पर टोटल कितना खर्च हो रहा है, 10 हो रहा है, जैसा कि आपकी रेखा चित्र इसमें सारणी में भी बताया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जब लेबर पर 0 खर्च कर रहा है, आप देखिए इस रेखा चित्र की तरफ, तो उस स्थिति में कैपिटल पर क्या 5 इकाइयाँ खर्च हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, जब ये अपने पास में आ गया, एक चरम सीमा ये हो गई, ये अपना ओरिजिन हो गया। जब एक्स एक्सिस पर 0 तो वाई पर कितना हो रहा है, पूरा 5 यूनिट के बराबर। जब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं, इन दोनों को ए और एफ, इन दोनों को ये रेखा एक मिला रही है, ये आपकी क्या है, आइसोकोस्ट लाइन है। आप देख रहे हैं ये आइसोकोस्ट लाइन दिखा रखी है, ठीक है। अब इसके बीच में जितने भी संयोग आपको मिल रहे हैं, बी है, सी है, डी है, ई एफ है, जो भी हैं, इन पर जितना मतलब इस जो समान उत्पादन की मात्रा को या समान व्यय को दर्शा रहे हैं। इससे जो हमारे पास विकल्प निकल कर रहे हैं, श्रम पर अपना पूरा धन अर्थात 100 रुपये खर्च कर देता है। आप पढ़िएगा, इसमें ये पूरा दे रखा है, आपको मैंने बुक्स बताई हुई, बुक्स में भी पढ़िए और इसमें भी आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। देखिए, श्रम पर अपना पूरा धन अर्थात 100 रुपये व्यय करके वह श्रमिकों की 10 इकाइयाँ लगा सकता है। बिल्कुल हम देख रहे हैं 10 इकाइयाँ लगा सकता है, ये रही। पूंजी पर अपना पूरा धन खर्च करके 100 रुपये व्यय किया तो वो क्या करता है, पूंजी की 5 इकाइयाँ लगा सकता है, जबकि 0 एक्स के श्रम और पूंजी दोनों रुपया व्यय करके वह श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग 4 3 हैं, है ना। जैसे ये बी संयोग है, ये सी संयोग है, ये डी संयोग है, ई संयोग है, इस प्रकार के संयोग खर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से इन विभिन्न संयोगों को जो रेखा मिलाएगी उसे हम क्या कहेंगे, आइसोकोस्ट लाइन, आइसोकोस्ट समलागत रेखा कहेंगे, आइसोकोस्ट लाइन कहलाएगी। चलिए, अब बात आती है हमारे सामने कि जब समुत्पाद वक्र और तटस्था वक्र एक जैसे हैं तो इनमें अंतर क्या है। ये रहा हमारे पास में। देखिए, मांग सिद्धांत में हम तटस्था वक्रों का प्रयोग करते हैं और उत्पादन में हम समुत्पाद वक्रों का प्रयोग कर रहे हैं। जो काम मांग सिद्धांत में तटस्था वक्र करता है वही काम समुत्पाद वक्र करता है। समुत्पाद वक्रों की विशेषताओं को भी हमने देखा और तटस्था वक्र की विशेषताओं को भी हमने देखा है। अब देखेंगे हम कि इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है। एक तटस्था वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। आप देखिए, इसमें समान संतुष्टि देते हैं, जबकि फर्म जो समुत्पाद वक्र है वो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो समान संतुष्टि प्रदान कर, समान उत्पादन, ये देखिए, समान उत्पादन प्राप्त होता है, जिनसे उनको प्रकट करता है। हम आगे बात करें, सेकंड पॉइंट, जो समुत्पाद वक्र है उत्पादन के समान स्तर को प्रकट करते हैं जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, समुत्पाद वक्र। लेकिन जो अपने पास में तटस्था वक्र होता है, तटस्था वक्र जो है, इसको पढ़िए। तटस्था वक्र जो है संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है जिसे कि हम माप नहीं सकते हैं। समुत्पाद वक्र साधनों के
संयोगों को प्रकट करती है, जबकि तटस्थ वक्र है जो वस्तु के संयोगों को प्रकट करता है। अगला आप देख सकते हैं, ये रहा समुत्पाद वक्रों द्वारा उत्पादन के आर्थिक और अनार्थिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ये देखिए चौथा बिंदु देखिए, समुत्पाद वक्रों द्वारा उत्पादन के आर्थिक तथा अनार्थिक क्षेत्र का ज्ञान होता है, प्राप्त होता है। आर्थिक तथा अनार्थिक क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। तटस्थ वक्र के द्वारा उपभोक्ते आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन दोनों में अंतर मुख्य रूप से ये है। एक समुत्पाद वक्र का ढाल उत्पादन के साधनों के बीच प्रतिस्थापन की तकनीकी संभावना को प्रभावित करता है। समुत्पाद वक्रों के बीच में जो ढाल होता है उत्पादन की संभावना को, तकनीकी संभावना को प्रकट करता है, ठीक है। जबकि जो तटस्थ वक्र है वो तटस्थ वक्र का ढाल है जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांतर MRS को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये किसको कर रहा है? ये IC करता है। जबकि जो MRTS है उसको कौन बता रहा है? IQ बता रहा है, आइसोक्वांट बता रहा है। तो MRTS और MRS दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है, एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। तो प्रोफेसर वॉटसन क्या कहते हैं इसके लिए? निष्कर्ष निकाला है, समुत्पाद वक्र असल में तटस्थ वक्रों की भांति ही दिखाई देती हैं। इनकी रेखागणितीय विशेषताएं लगभग समान हैं, इनका आर्थिक विश्लेषण समानांतर है, परंतु इनमें जो अंतर है वो इनको एक दूसरे से अलग कर देता है। तटस्थ वक्र जो हैं भावगत होती हैं, उपभोक्ता के मन में जो विचार आ रहा है उससे संबंधित है, और उपभोक्ता के मन में जो विचार आ रहा है उसी को ही मान लिया जाता है। जबकि जो अपने समुत्पाद वक्र हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं और वास्तविकता पर निर्भर करती हैं। वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप का अध्ययन करती हैं। उन्हें हमें मतलब एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में मापना पड़ता है। अगला जो बिंदु हमारा आ जाता है उत्पादक संतुलन अथवा साधनों के इष्टतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत संयोग क्या होता है। तो इससे पहले हमें दो चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी होता है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन से पहले हमें दो चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा कि उत्पादन के साधनों की कीमत क्या होती है और उत्पादन के द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय अथवा उत्पादक का बजट क्या होता है। जो मुख्य चीज़ें हैं वो दोनों हमें देखनी पड़ेंगी, और दोनों हमारे सामने, एक ये रहा एक ये रही। यदि साधनों की कीमतों का ज्ञान हो जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यदि हमें साधनों की कीमतों को पता चल जाए कि साधनों की कीमतें क्या हैं, ठीक है, और उत्पादक के बजट स्थिर है, तब साधनों के विभिन्न साधनों जैसे कि पूंजी और श्रम को हम प्रयोग में ले रहे हैं। पूंजी और श्रम को प्रयोग में लेते समय संभव संयोगों की लागत उत्पादक के लिए समान होगी, इसलिए इन्हें समान लागत संयोग भी कहा जाता है। इन संयोगों को व्यक्त करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? सम लागत रेखा कहते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और जहाँ पर जो हमारा क्या नाम है आइसोक्वांट है वो समलागत रेखा को स्पर्श करेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? इष्टतम संयोग का बिंदु कहलाएगा। तो इष्टतम संयोग जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारा जो उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। समलागत रेखा का ढाल साधन कीमतों का अनुपात होता है। अब समलागत रेखा का जो ढाल होता है, हमारे पास में एक समलागत रेखा होगी, कौन सी? आइसोकोस्ट लाइन मैंने अभी आपको बताई थी, ये हमारी आइसोकोस्ट लाइन है, ये समलागत आइसोकोस्ट लाइन, ठीक है, ये हमारी आइसोकोस्ट लाइन है। अब जो इसका ढाल है ना, ये ढाल मतलब ये डेल्टा x और ये डेल्टा y, ये जो है इन दोनों का अनुपात जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? MRTS नहीं, क्या नाम है, समलागत रेखा का ढाल कहलाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? समलागत रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए समलागत रेखा का जब ढाल ज्ञात करेंगे, आप देखिए इसमें ये रहा हमारे पास में समलागत रेखा का ढाल, ये श्रम की कीमत डिवाइड बाय पूंजी की कीमत, और श्रम की कीमत है, श्रम की कीमत पूंजी की इकाइयों के रूप में और पूंजी की कीमत श्रम की इकाइयों के रूप में व्यक्त की जाती है। तो उस स्थिति में हम
उत्पादक संतुलन की व्याख्या कर सकते हैं। अब उत्पादक संतुलन क्या होता है अथवा जो साधनों का न्यूनतम लागत संयोग क्या होता, इसके बारे में हम अगले उसमें अध्ययन करेंगे। उत्पादक संतुलन किस प्रकार से अपने जो उत्पादक है किस प्रकार से संतुलन की स्थिति में होगा, क्या उत्पादक संतुलन होता है और उत्पादक संतुलन की मुख्य रूप से शर्तें क्या होती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो एक बार चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके सॉल्यूशन का हम जवाब ज़रूर देंगे और लगातार बने रहने के लिए पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या है, जो मैंने बुक्स आपको फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, उन बुक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार।